उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जूलिया तनवीर के मुतल्लिक सोचने लगी जो उसे अक्सर छेड़ता रहता था। बाज़ुका ढके छुपे अल्फाज में शादी की दरख्वास्त भी पेश कर बैठा था। वो सोच रही थी क्यों ना उसे भी X2 से कोई माकूल सज़ा दिलवाई जाए, ऐसी सज़ा जो उसे ज़िंदगी भर याद रखे। जूलिया तकरीबन 3 घंटे तक तनवीर की रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही। इस दौरान में वो दोबारा X2 का फ़ोन रिसीवर कर चुकी थी जो घटियाली के मुतल्लिक तनवीर की रिपोर्ट का मुंतज़िर था। आखिर 2:30 बजे तनवीर का फ़ोन आया। हेलो जूली, वो बौखलाए हुए अंदाज में कह रहा था। किसी ने उसे गोली मार दी। ग्रांड होटल के गुस्ल खाने में फायर की आवाज़ नहीं सुनी गई। ख्याल है कि वो कोई साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था। मैंने भी सिर्फ इसकी चीख सुनी थी। गोली दाहिनी कनपट्टी पे लगी है। तुम इसकी क़यामगाह तक नहीं पहुंच सके। नहीं, वो दलेरी के शराब खाने से निकलकर ग्राउंड होटल तक गया और शायद दलेरी से उसका झगड़ा भी हुआ था क्योंकि शराब खाने में वो दोनों बहुत बुरी तरह चीख रहे थे। अच्छा तनवीर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जूलिया ने कहा। अभी तुम भी ख़तरे में हो। मेरा ख्याल है कि उसे इसलिए गोली मारी गई है कि तुम उसका ताक़ुब कर रहे थे, लिहाजा अब तुम कहीं छुपने की कोशिश करो। X2 का हुक्म है, हम में से जो भी मुजरिमों की नज़र में आ जाए उसे चाहिए कि बकिया आदमियों से दूर ही दूर रहे। खैर तुम इस वक्त कहाँ हो? ग्राउंड होटल में, तनवीर ने जवाब दिया। अच्छा तो वहीं ठहरो, लेकिन किसी ऐसी तरफ ना जाना जहां तन्हाई हो। मैं X2 को तुम्हारे हालात से बाखबर किए देती हूँ, इसी सूरत में तुम महफूज रह सकते हो। अब जूलिया ने सिलसिला मुनक़ता करके X2 के नंबर डायल किए। ये नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं थे और उन्हें बहुत ही ख़ास मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। X2 से फ़ोन पर राब्ता कायम करने पे देर नहीं लगी। जूलिया ने उसे रिपोर्ट दी और ये भी बताया कि इसने तनवीर को क्या मशवरा दिया। जूलियाना फिट्ज़वाटर, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तुम वाकई बहुत ज़हीन हो, तुम्हें इससे बहुत अच्छा मशवरा दिया है। अब मुतमईन रहो, सब कुछ कर लूँगा। तुम्हारा ख्याल सही है। घटियाली हकीकतन ऐसा ही आदमी था जिसके ज़रिए हम मुजरिमों तक पहुँच सकते। खैर अभी दूसरी राहें भी मौजूद हैं जिन्हें मैंने आजमाया नहीं है। मगर जनाब, वो गिलास फैक्ट्री जहां कैप्टन खावर पर हमले हुए थे, मेरा ख्याल है कि वहां से भी मुजरिमों तक रसाई हो सकती थी। नहीं, वो रास्ता फजूल है। मैंने दीदाओ तानास्ता उसे तर्क कर दिया। वैसे तो वो दोनों आदमी भी बेज़ाहिर काम के थे जिन्हें मैंने इंजेक्शन दिए थे, मगर यकीन करो कि वो महज किराए के आदमी थे और उन्हें भी उसका इल्म नहीं था कि असल मुजरिम कौन है। तनवीर का क्या बनेगा? जूलिया ने पूछा। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे बाहिफाजत लमाम ग्राउंड होटल से निकलवा दूंगा। जूलिया ने सिलसिला मुनक़ता होने के बाद रिसीवर रख दिया। बाहर जाने के लिए लिबास तब्दील करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद अपनी छोटी सी आस्टन कार में बैठी हुई बाजार की तरफ जा रही थी। उसे दरअसल कुछ कपड़े खरीदने थे। बाजार में पहुंचकर उसने महसूस किया कि उसका भी ताक़ुब हो रहा है। वो इस वक्त अपनी कार एक जगह खड़ी करके मुख्तलिफ दुकानों पर कपड़े देखती फिर रही थी। एक बार ताक़ुब करने वाला बिल्कुल उसके करीब आ गया और उसे देखकर बड़ी हैरत हुई कि ताक़ुब करने वाला इमरान है। वो इसे उस वक्त से जानती थी जब वो महकमा सुराग रिसानी में सुराग रिसान वालों के मामलात में टांग अड़ाए रहता था। मिस जूलियाना फिट्ज़वाटर, इमरान इसके करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, मेरे पास आपके लिए एक दिलचस्प इत्तला है। मैं नहीं जानती कि आप कौन है। जूलिया ने बेरुखी का मुजाहरा किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहरहाल वो इत्तला बहुत अहम है। अगर आप इत्मीनान से कहीं मिल बैठना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है। आप हैं कौन? मैं टिकनी किलर में बगदाद का चोर हूँ। आप इसकी परवाह ना कीजिए, लेकिन वो इत्तला डॉक्टर स्टेपलर की कब्र से मुतल्लिक है। मैं आपकी उल्टी सीधी बातों का मतलब नहीं समझ सकती। जूलिया मुस्कुरा कर बोली, वैसे आप 100% टुकड़ी किलर में हैं। सब्ज़ कोट, नीला पतलून, जर्द कमीज़, गुलाबी टाई और सफ़ेद जूते। अगर आप बगदाद का चोर ना होते तब भी मैं आपकी को मदारी ही समझती ना। हाँ, बस आप आइए। कैफ़े दिल की शाम में चाय भी पियेंगे और बातें भी होंगी, बहुत सी बातें। वरना अगर मैं हॉलीवुड वापस चला गया तो आपको अफसोस होगा। आप आला किस्म के मसखरे मालूम होते हैं। खैर चलिए। जूलिया हंसती हुई उसके साथ हो ली। वैसे उसे हैरत ज़रूर थी कि वो इस तरह इससे क्यों आ टकराया। कैफ़े में पहुंचकर थोड़ी देर तक वो खामोशी से एक दूसरे को घूरते रहे। फिर इमरान ने कहा, जिस रात डॉक्टर स्टेपलर की लाश गायब हुई थी, आप कहाँ थी?
देखिए, आप ज़्यादा बहकेंगे तो आपको मज़ा चखा दूंगी। चलिए, मैं चखने से पहले ही उसे मीठा तस्लीम किए लेता हूँ। मगर मिस जूलिया, ये बहुत अहम बात है कि डॉक्टर स्टेपलर के ताबूत पर आपकी उंगलियों के निशानात मिले हैं। मैं जा रही हूँ मिस्टर। जूलिया उठती हुई बोली। शौक से जाइए, इमरान लापरवाही से बोला। लेकिन सीक्रेट सर्विस वालों और महकमा सुराग रिसानी का ये टकराव मैं पसंद नहीं करता। आखिर आप लोग ये सब कुछ किसके हुक्म से कर रहे हैं? महकमा सुराग रिसानी का डॉक्टर स्टेपलर की राज चाहिए, समझें, और इसके लिए मेरा सिर्फ एक इशारा काफ़ी है। आप समझती हैं ना? और आपका ये ख्याल भी फजूल है कि आप मुझे नहीं पहचानती। मैं शैतान का खालाजाद भाई इमरान हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं अनजान बनने से काम और ज़्यादा बिगड़ जाएगा मिस जूलिया। जी हाँ, आप ख्वामख्वाह बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसे पसंद नहीं करती। किसी हद तक मैं आपकी नापसंदीदगी को भी पसंद कर सकता हूँ, मगर मिस जूलिया, मैं आपके महकमे के 8 आदमियों से वाकिफ़ हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल इनमें से 2 हज़रात कतई नज़र नहीं आए और तीसरे ने आज एक हमाकत कर डाली है, लिहाजा वो भी गायब हो जाएगा। बेपरकी ना उड़ाओ। जूलिया मुस्कुरा कर बोली। मकसद की तरफ आओ। क्या तुम किसी बीमा कंपनी के एजेंट हो? सूरत से तो वही मालूम होता हूँगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। लेकिन आप मुझे किसी दिन सुबह ही सुबह देखिए, फिर अगर इस दिन आपको दोपहर का खाना नसीब हो जाए तो मेरे मुंह पर थूक दीजिएगा। जूलिया उसे चंद मिनट तक खामोशी से घूरती रही, फिर बोली। आपकी बातें पुरलुत्फ हैं, लेकिन अब असल मौजू पर आ जाइए। क्या आप मुझसे जान पहचान पैदा करना चाहते थे? मैं मक्खी पैदा करने की भी सलाहियत नहीं रखता। जान पहचान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा मिस जूलिया, कोई बात नहीं, आपको पछताना पड़ेगा। मैं लाश का किस्सा कैप्टन फयाज को सुना दूंगा, मगर इससे पहले मैं आपको 2 घंटे की मोहलत और दे सकता हूँ। आप अपने साथियों से भी मशवरा कर लीजिए। ये रहा मेरा कार्ड, इस पर फ़ोन नंबर भी दर्ज है। आप 2 घंटे के अंदर अंदर मुफाहमियत के लिए मुझे फ़ोन कर सकती हैं। 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं दूंगा। अच्छा, टाटा। इमरान उठा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गया। जूलिया ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे का पसीना खुश किया। वो बेज़ाहिर इमरान से 2 टोक गुफ्तगू करती रही, लेकिन हकीकत ये थी कि उससे चक्कर आ रहे थे और इसकी वजह X2 का खौफ था। X2 का कहना था कि उसके 8 मातहत खुद को दूसरों से छुपाए रखें, कोई ऐसा नुमाया काम न करें जो उनकी शख्सियात पर रोशनी डालने का मुवज्जह बने। लेकिन इमरान 8 को ना सिर्फ जानता था बल्कि उससे उनकी मशगूलियात का भी इल्म था। जूलिया सोच रही थी, हो सकता है कि वो X2 की शख्सियत से भी वाकिफ़ हो। दूसरे ही लम्हे वो इस तरह उठी जैसे उनका ये फेल मशीनी नौयत का रहा हो। थोड़ी देर बाद उसकी कार घर की तरफ वापस जा रही थी। फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई। इसने कुफल में कुंजी घुमाई और दरवाजे को धक्का देकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कबल उसके वो होंठ भी हिला सकती एक मजबूत हाथ उसके मुंह पर जम गया। उसके सारे जिस्म में सिर्फ पलकें हरकत कर रही थी। गर्दन पर रखे हुए हाथों की गिरफ्त सख्त होने लगी। जूलिया ने महसूस किया कि वो 2 आदमियों की गिरफ्त में है। उसका सर धमकने लगा था और आंखों के सामने तारीक लहरें ले रही थी। गर्दन की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता तंग होती गई और जरा सी देर में तकलीफ का एहसास ही फना हो गया। उसे पता नहीं कि बेहोशी कब तक तारी रही। बहरहाल होश आते ही उसने महसूस किया कि वो अपने कमरे में नहीं है। हालांकि इस वक्त अंधेरे में थी, लेकिन उसकी छठी हिस्स यही कह रही थी कि वो अपने कमरे में नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होने लगा कि वो किसी नरम गतीले पर नहीं बल्कि नाहमवार ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके सारे जिस्म में संगेजे से चुभ रहे हैं। उसने उठने की कोशिश की और बेतकान उठकर बैठ गई। बाईं तरफ से हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो यहाँ का अंधेरा दूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए बाईं तरफ मुड़कर देखा तो थोड़े ही फासले पर एक बड़ा सा सुराख नजर आया, इतना बड़ा कि एक आदमी बैठकर बआसानी उससे गुजर सकता था। ये सुर्ख रोशनी इस सुराख से अंदर आ रही थी। जूलिया घुटनों के बल सुराख की तरफ रेंगने लगी और फिर दूसरे ही लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो कहाँ है। सुराख की दूसरी तरफ अलाव जल रहा था। 3 आदमी जमीन पर सोए पड़े थे। एक अलाव के करीब बैठा सुलगती हुई लकड़ी से अपना पाइप चला रहा था। उनके करीब ही 2-3 राइफलें एक पत्थर से टिकी खड़ी थी और वही एक बड़ा सा कुल्हाड़ा भी पड़ा हुआ था। राइफलें सुराख से करीब ही थी। जूलिया खुद में हिम्मत पैदा करने की कोशिश करने लगी। वो दरअसल एक बहुत बड़ा कार था जिसके 2 हिस्से थे और वो सुराख इन दोनों को मिलाता था।
जूलिया का आधा धड़ सुराख की दूसरी तरफ पहुंच गया। आग के करीब बैठा हुआ आदमी अपना पाइप सुलगाकर जमीन पर लेट गया था। जूलिया ने हाथ बढ़ाकर एक राइफल अपने कब्जा में कर ली और उसकी नाली जागते हुए आदमी की तरफ करती हुई आहिस्ता से बोली, बस खामोशी रहना। इस आदमी ने बड़े एतमीनान से उसकी तरफ करवट ली और इस अंदाज में उसकी तरफ देखा जैसे कोई नन्ही सी बच्ची किसी लकड़ी की बंदूक से उससे धमका रही हो। ना उसकी आंखों में खौफ था, ना हैरत। बस ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई फिक्रमंद बाप अपनी नन्ही सी बच्ची के खुश फ़इलियों से महसूस होने के मूड में ना हो। राइफल खाली है, उसे रख दो, उसने थोड़ी देर बाद आहिस्ता से कहा, और अपनी जगह पर वापस जाओ। ये तीनों जो सो रहे हैं बहुत बुरे आदमी हैं, मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से सुलाया है। जूलिया ने राइफल नहीं रखी। इस आदमी ने फिर कहा, मेरे कहने पर अमल करो वरना नतीजे की जिम्मेदार खुद होगी। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जूलिया ने कहा, इस बात का जवाब हम नहीं दे सकते। तुम अभी दूसरी जगह ले जाओगी और वहीं तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरे कहने पर अमल करो, राइफल वहीं रख दो जहां से उठाई है। अगर ये लोग जाग पड़े तो तुम्हारी बकिया जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। जूलिया चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर राइफल वहीं रखकर गार के तारीख हिस्से में वापस चली गई और इस आदमी के मुतल्लिक सोच रही थी। वो उसका कोई जाना पहचाना सा चेहरा था। आवाज़ में भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसकी बिना पर वो सोच रही थी कि वो इससे कबल भी कहीं उसे देख चुकी थी। कहाँ? सहन पर जोर देने के बावजूद भी याद ना आ सका। फिर सोचने लगी, मुमकिन है वहम हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, चूँकि वो खिलाफ तवक्को मेहरबानी से पेश आया था, इसलिए जहन के तारीक गोशे उससे कुछ ना कुछ ताल्लुक पैदा कर लेने का जवाब ढूंढ रहे हों। तकरीबन आधे घंटे बाद तारीकी में टॉर्च की रोशनी नजर आई। उसने बाईं तरफ वाले सुराख की जानिब देखा। कोई आदमी टॉर्च की रोशनी उस पर डाल रहा था। फिर दो आदमी अंदर आए और उन्होंने उसे बाजुओं से पकड़कर बाहर निकाला। अब इस गार में 6 आदमी थे। उन्होंने जूलिया से कोई बात नहीं की। सोए हुए आदमी भी उठ गए थे और इनका सामान एक जगह ढेर था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सफ़र के लिए तैयार हों। किसी ने जूलिया की कमर पर राइफल का कंधा रखकर उसे आगे की तरफ धकेला और एक लफ्ज़ कहे बगैर अपने आगे चलते हुए आदमी के पीछे चल पड़ी। गार से निकलते ही ऐसे मालूम हुआ जैसे वो बर्फीले समंदर में गौते लगा रही हो। उसके जिस्म पर ऐसे कपड़े नहीं थे जो उसे जंगल की सर्दी से बचा सकते। कुछ दूर चलने के बाद रुक जाने का हुक्म मिला और टॉर्च की रोशनी एक बड़ी सी स्टेशन वैगन पर पड़ी। कबल इसके कि उससे कुछ कहा जाता, जूलिया खुद ही स्टेशन वैगन में बैठ गई। 4 आदमी उसके साथ बैठे और 2 अगली नशिस्त पर चले गए। अंदर पहुंचते ही उनमें से किसी आदमी ने जूलिया पर कंबल डाल दिया। अगर तुम लेटना चाहो तो वो सीट काफ़ी है, किसी ने कहा। नहीं शुक्रिया, जूलिया बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टेशन वैगन का इंजन गड़गड़ाया और वो फराटे भरने लगी। जूलिया महसूस कर रही थी कि वो लोग काफ़ी मुहज़्ज़ब और शाइस्ता हैं। उन्होंने अभी तक उससे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। जूलिया ने खुद को अच्छी तरह कंबल में लपेट लिया था, लेकिन ठंडी हवा अब भी उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। उसके बावजूद भी ना तो वो लेटना चाहती थी और ना चेहरा ढकना चाहती थी। गाड़ी नाहमवार रास्ते पर चल पड़ रही थी। झटके और धचके यही कह रहे थे। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। जूलिया को वक्त का एहसास नहीं था, वरना इसमें इतनी हिम्मत तो थी कि वो इन लोगों से वक्त पूछ सकती। आखिर वो सफ़र ख़त्म हुआ। जूलिया से नीचे उतरने को कहा गया। उसने बिल चूं चरा तामील की। बाहर निकलते ही फिर उसे शदीद तरीन सर्दी का एहसास हुआ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और आसमान में बादलों की गिड़गिड़ाहट और बिजली की चमक तूफ़ान का पेशे खैमा मालूम हो रही थी। जूलिया को याद नहीं कि वो किस तरह इस इमारत में पहुंची। उसे ये भी ना मालूम हो सका कि इमारत तक पहुंचने में कितनी देर लगी थी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था और जहन पर बर्फ़ की सिलसी रखी महसूस हो रही थी। उसने बिजली की चमक में इस इमारत की एक झलक ज़रूर देखी, लेकिन इतनी देर में उसके मुतल्लिक़ कोई राय कायम करना मुश्किल ही था। वो एक कमरे में लाई गई जिसकी दीवारें भूरे रंग के पत्थर से बनाई गई थी और वहाँ बहुत ही भद्दे किस्म का फर्नीचर मौजूद था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी देहाती ज़मींदार के मकान में हो। वो लोग उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गए। कमरा गर्म था। दीवार में बने हुए आतिशदान में पत्थर के कोयले दहक रहे थे, लेकिन कमरे की दरो दीवार उससे वहशत हो रही थी। यहाँ एक ही दरवाज़ा था, ना खिड़कियाँ थी और ना रोशनदान। शायद 15 या 20 मिनट तक वो वहाँ तन्हा रही। फिर ये तन्हाई रफा हो गई। आने वाला पस्ता कद और घुटीले जिस्म का आदमी था।
مگر اس کے سر کے زیادہ تر بال غائب ہو گئے تھے، تو اس کی عمر کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا۔ اب یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بال قبل از وقت غائب ہو گئے اور وہ 35 سال سے زیادہ کا نہیں ہے۔ جولیا نے اسے پہلے ہی نسل میں پہچان لیا کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ وہ صدر بار علمی اور ادبی رسائل میں اس کی تصاویر دیکھ چکی تھی۔ یہ مشہور سائنسدان ڈاکٹر اسٹیپلر تھا، ایک دیسی عیسائی جس کی قبر سے خالی تابوت حاصل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی تیز اور خوفناک تھی۔ جولیا ایک بار سے زیادہ اس سے آنکھ نہ ملا سکی۔ تم بہت تھک گئی ہوگی، ڈاکٹر اسٹیپلر نے کہا، اور اس کی آواز بڑی نرم تھی اور چہرے کی کرختگی کے مقابلے میں جولیا کو بہت عجیب لگی۔ جولیا نے جواب نہ دیا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اسٹیپلر نے کہا۔ میں تمہیں اسی دن سے جانتا ہوں جب تم نے میرے 2 آدمیوں کو دھوکہ دے کر دانش منزل میں پہنچایا تھا، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں یہ حقیقتاً کون ہوں، جولیا نے کہا۔ مجھے یہ جاننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو، ڈاکٹر اسٹیپلر نے کہا، لیکن یہ ضرور معلوم کروں گا کہ دانش منزل میں تمہارے علاوہ اور کون۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ ضد بری چیز ہے، ڈاکٹر اسٹیپلر مسکرایا۔ میں یقین بھی نہیں دلانا چاہتی، جولیا نے لاپرواہی سے کہا۔ تم خواہ کتنی ہی ضدی کیوں نہ ہو، میں تشدد نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد تم خود بخود مجھے سب کچھ بتا دو گی۔ اگر میرے 2 آدمی پاگل ہو سکتے ہیں تو تم بھی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ سکتی ہو۔ جو بات میں نہیں جانتی اسے کیسے بتاؤں؟ اچھا، والٹن اور جعفری میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کا علم بھی اس آدمی کو ہو سکتا ہے جو اس رات دانش منزل میں تھا، جس نے آپ کے 2 آدمیوں کو۔ ڈاکٹر اسٹیپلر خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحے آتش دان میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، میری قبر کس نے کھودی تھی؟ میں کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، محض اس لیے کہ میرے کسی آدمی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور میں بھی رحم دلی سے پیش آ رہا ہوں۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ڈاکٹر کی میری زندگی کا انحصار میری زبان پر ہی ہے۔ میں اس وقت تک زندہ ہوں گی جب تک اپنی زبان بند رکھوں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، ڈاکٹر اسٹیپلر، میں کوئی ننھی سی بچی نہیں۔ آپ نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ آپ مر چکے ہیں۔ میں آپ کو زندہ دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ کسی ایسے آدمی کو زندہ دیکھنا پسند کریں گے جو اس راز سے واقف ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کہ والٹن اس راز سے واقف رہا ہو۔ تم کافی ذہین عورت ہو، لیکن والٹن کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں خود یہ جاننا چاہتا ہوں کہ والٹن کو کن لوگوں نے قتل کیا، اور میری مصنوعی موت بھی ملک کے مفاد ہی کے لیے ہوئی تھی۔ تم کیا جانو کہ میں ملک و قوم کے مفاد کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں علی الاعلان ابھی کام جاری رکھتا تو ایک مغربی ملک کے جاسوس میرا کام تمام کر دیتے، لیکن تم لوگ کون ہو جو میرے کاموں میں روڑے اٹکا رہے ہو؟ میں صرف اس آدمی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے آدمیوں کے دماغ الٹ دیے تھے۔ جولیا سوچ میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر اسٹیپلر تیکھے خدوخار رکھنے کے باوجود بھی اسے رحم دل اور ایماندار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے آدمیوں نے بھی اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی سختی نہیں کی تھی۔ اسے زبردستی گھر سے اٹھا لائے تھے۔ اس کے بعد یہاں تک لے آنے کے دوران بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ X2 کے متعلق سوچنے لگی، کہیں وہ سچ مچ کوئی غیر ملکی جاسوس نہ ہو۔ اکثر ایسے واقعات پیش آئے تھے جب کسی سرکاری ادارے پر دوسرے ممالک کے جاسوسوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر اسٹیپلر بڑا نیک نام آدمی تھا۔ اس نے ملک و قوم کی بہتری خدمات انجام دی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ڈاکٹر اسٹیپلر نے کہا۔ کیا تم تھوڑی سی برانڈی لینا پسند کرو گی؟ نہیں شکریہ، میں شراب نہیں پیتی۔ تم نسلاً سوئس ہو؟ جی ہاں، لیکن تمہارے دوسرے ساتھی یہیں کے ہیں۔ کیا تم اس ملک کی وفادار ہو؟ ہاں، میری ماں یہیں کی تھی۔ میں خود کو یہیں کی شہری تصور کرتی ہوں۔ مجھے اس سرزمین سے پیار ہے۔ تم بکواس کر رہی ہو۔ دفتن ڈاکٹر اسٹیپلر کا موڈ بدل گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی اور پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی، اور پھر وہ دھاڑا، تم کسی دشمن ملک کی جاسوسا ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا سرغنہ کون ہے؟ جولیا کانپ اٹھی۔ دفتن دروازے کی طرف سے آواز آئی، ڈاکٹر، پولیس! کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر غرا کر دروازے کی طرف مڑا۔ دروازے میں جولیا کو وہی آدمی نظر آیا جس سے کار میں اس کی گفتگو ہوئی تھی، اور جس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ رائفل رکھ دے ورنہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ وہ اندر آ گیا۔ پولیس! تم کیا بک رہے ہو؟ ہاں ڈاکٹر، میرے اور آپ کے علاوہ سب گرفتار ہو گئے ہیں۔
क्या तुम नशे में हो? आप जानते हैं कि मुझे नशे से कोई दिलचस्पी नहीं। कल रात भी तुमने शराब पीकर काफ़ी उधम मचाई थी। जाओ यहाँ से। डॉक्टर, इस वक्त मैं नशे में नहीं हूँ। अगर होता भी तो नशा हिरन हो जाता। आप खुद देख लीजिए, सारे साथी इस कमरे में बंधे पड़े हैं। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम जाते हो या मैं तुम्हें होश में लाऊं? डॉक्टर दांत पीस कर उससे बुकात दिखाते हुए बोला। आपकी मर्जी। इसने लापरवाही के इजहार में अपने शानों को जुम्बश दी। मैंने खतरे से आगाह कर दिया। वो चला गया और डॉक्टर फिर जूलिया की तरफ मुतवज्जा हो गया। डॉक्टर, अगर तुम मुहब्बे वतन हो तो यहाँ पुलिस का क्या काम? जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा। ओह, वो बकवास कर रहा है, नशे में है। मेरे सारे ही आदमी मेरी तरह संजीदा नहीं हैं। अचानक जूलिया की नज़र फिर दरवाजे की तरफ उठ गई। वही आदमी दोबारा अंदर आ रहा था, लेकिन इस बार उसने एक आदमी को अपने कंधे पर उठा रखा था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने उसे फर्श पर डालते हुए कहा, ये देखिए डॉक्टर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ये क्या रे? डॉक्टर की आंखें हैरत से फैल गई। जी हाँ, और दूसरे वहाँ इस कमरे में हैं, उसने कहा। डॉक्टर भुखलाए हुए अंदाज में इधर झपटा। ओह, आदमी जूलिया को आंख मारकर मुस्कुराने लगा। घनी मूंछों से होंठ तो जाहिर नहीं हो सके, लेकिन उसकी आंखें भी मुस्कुराती हुई मालूम हो रही थी। जूलिया ने झीम कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हा उसने डॉक्टर स्टेपलर की गुराहट सुनी और गैर इरादी तौर पर उसका चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया। तुम कौन हो? डॉक्टर स्टेपलर इस आदमी से कह रहा था। तुम नारंग नहीं हो, हरगिज नहीं हो। मैं धोखा नहीं खा सकता। तुम खा चुके हो स्टेपलर, तुम खत्म हो गए। इस आदमी ने घनी मूंछों पर हाथ साफ करते हुए कहा, और साथ ही जूलिया के हलक से एक तहीर आमेज चीख निकली। उसके सामने वही लफंगा इमरान खड़ा था जिसने आज से एक रेस्टोरेंट में मरूब करने की कोशिश की थी। डॉक्टर स्टेपलर, खुद को मेरे हवाले कर दो, बेहतरी इसी में है, वरना शायद मुझे तुम्हारी लाश यहाँ से ले जानी पड़ेगी। इमरान ने कहा। तुम कौन हो? अली इमरान, MSc, PhD गुरदासपुर और रियासत ठम का शहजादा। अंग्रेजी में लोग मुझे डेविक ऑफ ठम कहते हैं। दफतन डॉक्टर ने इमरान पर छलांग लगाई और इमरान बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। डॉक्टर जमीन पर औंधा गिरा, लेकिन बड़ी तेजी से उठकर इमरान पर पलट पड़ा। हाय, अरे अरे! इमरान पीछे हटता हुआ बोला। हाथापाई शरीफों का शिवा नहीं है। डॉक्टर, तुम बहुत ऊंचे आदमी हो, लफंगे ना बनो। इस बार डॉक्टर स्टेपलर का खूंसा दीवार पर पड़ा। उसकी आंखों में तारे ही नाच गए होंगे, क्योंकि उसने अपनी पूरी कुव्वत पर हमला किया था। दीवार पर घूंसा पड़ते ही उसके मुंह से हल्की सी करहामी निकली। सब्र का फल मीठा होता है, इमरान ने एक तरफ हटकर दरवेशाना अंदाज में कहा, और जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। उसने अभी तक इमरान की हरकतों के मुतल्लिक सिर्फ सुना था, करीबी से देखने का इत्फाक नहीं हुआ था। उसे हैरत भी थी, जैसा सुना था उसे वैसा ही पाया, और शायद वो तन्हा भी था। अगर उसके साथ कोई और भी होता तो वो सातों आदमी बेहोश क्यों होते, जिनके हाथ पैर जकड़े हुए हों। शायद उसने उन्हें किसी तदबीर से बेहोश करके बांध लिया था, और अब उनके सरगुना को इस तरह जिच कर रहा था जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने पहले शिकार को खिला खिला कर मारता है। डॉक्टर स्टेपलर जरा ही सी देर में दीवार से लगकर हाँफने लगा। इमरान ने जेब से चिंगम का पैकेट निकाला और उसका कागज फाड़ता हुआ बोला, ये थकन का बेहतरीन इलाज है, अगर कहो तो एक पेश करूं, इससे सांस भी काबू में आ जाती है। जवाब में स्टेपलर ने उसे एक गंदी सी गाली दी। तौबा तौबा! इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला, ये एक अजीम साइंसदान बोल रहा है। शट अप! डॉक्टर स्टेपलर हलक के बल चीखा और फिर इमरान पर आ पड़ा, मगर इमरान कहाँ, इसने तो सामने वाली दीवार पर टक्कर मारी, और इमरान दूर खड़ा साधुओं की तरह हाथ उठाए कह रहा था, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि गुस्से की आग का ईंधन अकल बन जाती है, और आदमी किसी जली हुई इमारत की तरह वीरान हो जाता है, जो बेकार हो जाने के बावजूद भी ज़मीन पर अपना तसल्लुत जमाए रखती है। अगर कन्फ्यूज की शादी हो गई होती तो वो ऐसी बात ना कह सकता। क्यों डॉक्टर, क्या ख्याल है? मगर डॉक्टर को होश कहाँ था? आखिरी टक्कर ने उसके सर पे शिगाफ डाल दिया था, जिससे खून बह बह कर फर्श पर फैल रहा था, और वो खुद औंधे मुंह पड़ा था। जूलिया करीब ही खड़ी अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी। थोड़ी देर बाद इमरान 8 बेहोश आदमियों को स्टेशन वैगन पर ठूंस रहा था। जूलिया इसके पास खामोश खड़ी थी। तुम यहाँ अगली सीट पर मेरा इंतजार करो, इमरान ने उससे कहा। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। भागने की कोशिश न करना, वरना जिंदगी भर इस पहाड़ी इलाके में भटकती फिरोगी। मुझे यकीन है कि इतने वक्त तुमने रास्ते पर ध्यान न दिया होगा।
मैं इंतज़ार करूंगी, जूलिया ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। इमरान फिर इमारत में दाखिल हुआ जहां अब उल्लू बोल रहे थे। वो एक कमरे में आया जिसमें एक ट्रांसमीटर सेट मौजूद था। इमरान ने इस पर झांकता हुआ बोला, रोशी रोशी रिसीविंग। ऑपरेट से आवाज़ आई, कौन? इमरान, तुम कहाँ हो? वहीं जहां से कुछ देर पहले बोला था। देखो 6389 पर फ़ोन करके कहो सार्जेंट नाशाद तुम अपने 3 आदमियों को लेकर लैंड कस्टम हाउस के पास आओ। साथ ही ये भी कह देना कि ये X2 का पैगाम है। और फिर सार्जेंट नाशाद से कहना कि कस्टम हाउस के पास से गुजरने वाली हर स्टेशन वैगन की तलाशी लेता रहे। इमरान कैदियों को ला रहा है और उसके साथ जूलिया भी है। तुम ज़बरदस्ती उन पर कब्जा कर लेना। अगर इमरान लड़ने पर आमादा हो तो उसे अच्छी तरह ठीक कर देना। फिर इन कैदियों को दानिश मंजिल पहुंचाकर X2 के दूसरे हुक्म का इंतज़ार करना। जूलिया कौन है? रोशी ने पूछा। एक बीमार और बूढ़ी औरत जो शायद रास्ते में ही मर जाए। फ़ोन नंबर फिर से सुनो और लिख लो 6389 सार्जेंट नाशाद। वो तीनों आदमियों समेत लैंड कस्टम हाउस के पास मौजूद रहे। हाँ, डॉक्टर इमरान डिस्कनेक्ट करके फिर बाहर आया। जूलिया अगली सीट पर मौजूद थी। स्टेशन वैगन चल पड़ी। और यहाँ ये सब यूं ही पड़ा रहेगा? जूलिया ने कहा। जहन्नुम में जाए, मैं तो सिर्फ कैप्टन फयाज को छोड़ देना चाहता था। पुलिस खुद ही समझती पूछती रहेगी। नहीं, आप उन्हें बराह रास्त पुलिस के सुपुर्द नहीं कर सकते। ये सीक्रेट सर्विस वालों का केस है। होगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। सीक्रेट सर्विस वालों को भी देख लिया, सब निकम्मे हैं। अगर मैं ना होता तो ये लोग तुम्हें मक्खन की टिकिया की तरह खा जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वैसे अगर चिंगम से शौक करने को दिल चाहे तो मेरी जेब से निकालो। जूलिया कुछ ना बोली। हकीकतन अगर इमरान वहाँ ना होता तो वो नामालूम वो लोग इसका क्या हशर करते। इसने कुछ देर बाद पूछा, क्या आप बहुत पहले से उन लोगों में रहते हैं? नहीं, ये आज ही की बात है। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर एक जगह छुप गया था और वहाँ मुझे पहले से ही इल्म था कि कुछ लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वो दरअसल स्टेपलर ही के आदमी थे। तुम रेस्टोरेंट से बाहर निकली और मैं तुम्हारा ताक़ुब शुरू कर दिया। मैं दरअसल तुम पर अपनी गुफ्तगू का रद्द अमल देखना चाहता था। तुमने अपने फ्लैट में गई और मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मैं जानता था कि तुम फिर बाहर आओगी। उसके बाद मैं देखता कि मेरी गुफ्तगू तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाती। लेकिन तुम्हारी बजाय तुम्हारे फ्लैट से 2 आदमी निकले जो एक बड़ा संदूक उठाए हुए सड़क की तरफ आ रहे थे। संदूक हद से ज़्यादा वज़नी मालूम होता था। मैं समझ गया कि इस संदूक में तुम ही हो सकती हो, क्योंकि ये दोनों उन्हीं आदमियों में से थे जो तुम्हारी निगरानी किया करते थे। फिर मैं उनका ताक़ुब करता हुआ इस गार तक पहुंचा जहां तुम पहले ले जाई गई थी। वहां 2 आदमी और थे। बस मैंने उन चारों में से एक को मुंतखब किया जिसका मेकअप मुझ पर चल सकता था। उसका नाम शायद नारंग था। हो सकता है कि वो अब भी वहीं झाड़ियों में बंधा पड़ा हो। कन्फ्यूज ने कहा था कि अपने जिस्म को काहिल ना पड़ना दो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, आज मैंने बहुत मेहनत की है। इन सातों को शराब में बेहोशी की दवा देनी पड़ी थी। क्या उसके साथ बस इतने ही आदमी थे? नहीं, शायद 1.5 दर्जन शहर में भी हैं। सुर्ख तहरीर के मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? वो 100% सुर्ख होती है। खुदा की पनाह, वो सब कुछ कयामत है। एक दिन सारी ज़मीन पर फैल जाएगी। और क्या? जूलिया ऊँग रही थी। अब वो मुतमईन हो चुकी थी कि इसलिए उसे जल्द ही नींद आ गई। वो पुश्त सीट से टिका कर सो गई। फिर अचानक धचका लगने से उसकी आंख खुल गई। स्टेशन वैगन रुक गई थी। दफतन उसने सार्जेंट नाशाद की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, इमरान साहब चुपचाप उतर आइएगा वरना मैं आपकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। ज़रूर कर दो प्यारे, मैं उसे दिमाग की खिड़की कहा करूँगा। हो अंदर जाती रहे, हवा अंदर जाती रहेगी और दिमाग को कभी गर्म होने का मौका ना मिलेगा। दूसरे ही लम्हे में रिवॉल्वर की नाल इमरान के सीने से आ लगी। दरवाज़ा खुला और इमरान को ज़बरदस्ती खींच लिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जूलिया चीखी। X2 का हुक्म है। सार्जेंट नाशाद स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ बोला। फिर पिछले हिस्से से किसी ने कहा, इमरान रिवॉल्वर को रुख तुम्हारी ही तरफ है, अपनी जगह से हरकत ना करना। इमरान नीचे से चीख कर बोला, जूलिया तुम कयामत के दिन खुदा के सामने गवाह रहना कि स्टेपलर को मैंने पकड़ा था और कन्फ्यूज पर तो मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है जो दुनिया को नेकी का सबक देता था। बस किस्सा खातिम ताई ठीक है, दरिया कर नेकी में डाल। ओह नेकी कर। स्टेशन वैगन में फर्राटे भरती हुई आग निकल गई। दानिश मंजिल के एक बड़े कमरे में सीक्रेट सर्विस के 8 इरकान मुअत्तब बैठे हुए थे और ट्रांसमीटर से X2 की भराई हुई आवाज़ मुंतशिर हो रही थी। वो हमेशा भराई हुई आवाज़ में बोलता था, इसलिए उसके मातहतों का ख्याल था कि वो अपनी असल आवाज़ को छुपाने के लिए हलके बल बोलता है। वो कह रहा था, डॉक्टर स्टेपलर
वो रॉकेट चुरा कर लाया था। उसने इंग्लैंड में इस साइंसदान को जहर दिया था जिसने वो रॉकेट बनाया था। ख्याल उसका था और डॉक्टर स्टेपलर ने उसकी तैयारी में मदद दी थी। वो रॉकेट कुछ इस किस्म का था कि फ़िज़ा में हर किस्म की उड़ान कर सकता है। इसके पीछे हिस्से से सुर्ख रंग की चमकदार गैस भी खारिज होती है। रॉकेट दरअसल इसलिए बनाया गया था कि उसके ज़रिए चांद तक पहुंचने का तजर्बा किया जाए, लेकिन डॉक्टर स्टेपलर की जहानत ने शैतानियत का लिबादा ओढ़ लिया। वो उसे यहाँ उड़ा लाया और दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगा। वो रॉकेट को फ़िज़ा में इस तरह चक्कर देता कि सुर्ख रंग का धुआं तहरीर की शक्ल इख्तियार करता। लोग बदहवास हो जाते। फिर वो आबादियों में धुएं के गुब्बारे फेंक कर सचमुच क़यामत का मंजर पेश कर देता और उसके गिर के इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर लोगों को लूटते फिरते थे। क्योंकि वो गैस मास्क पहने हुए होते थे, इसलिए बेधड़क धुएं में घुसते चले जाते थे। उन्होंने सिर्फ 2 ही हमलों में अरबों की दौलत लूट ली। डॉक्टर स्टेपलर जानता था कि ये बात छुपी ना रहेगी, लिहाजा उसने यहाँ आकर अपनी मौत का ढोंग रचाया और इसके घरों वालों ने एक ताबूत दफन किया। जाहिर है इसमें पत्थर ही भरे गए होंगे। वॉल्टन दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड का एक इंस्पेक्टर था और इसी रॉकेट के चक्कर में यहाँ आया था। चूँकि वो रॉकेट तजर्बाती ही दौर में था, इसलिए इंग्लैंड की हुकूमत चाहती थी कि उसकी शोहरत भी ना होने पाए, वरना हो सकता है कोई हरीफ मुल्क पहले ही फ़ायदा उठा ले। इसलिए वॉल्टन बहुत ही पोशीदा तौर पर यहाँ आया था और वो मुझसे मिलकर उसे तलाश करना चाहता था, मगर स्टेपलर के आदमियों ने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया। वो रॉकेट अब मेरे कब्ज़े में है, जो महकमा खारजा के तवस से इंग्लैंड वापस भेज दिया जाएगा। अगर इस सिलसिले में इमरान का शुक्रिया अदा न करूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, मगर शायद शुक्रिया इस तक ना पहुंच सके। वो तुम 8 से वाकिफ़ है, लेकिन उसे मेरे वजूद का इल्म नहीं है और मैं यही चाहूँगा कि कभी ना हो। इसी में मेरे महकमे की बेहतरी है। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पुलिस आ रही है, वो मुजरिमों को ले जाएगी। पुलिस वालों को तुम्हारे वजूद का इल्म ना हो। ट्रांसमीटर बंद करके इमरान बुरी तरह खांसने लगा। इतनी देर तक इस तरह बोलते रहने की वजह से हलक में खराश पड़ गई। रोशी उसके करीब ही खड़ी हुई उसे हैरत से देख रही थी। फिर उसने उसका दाहिना कान पकड़कर जोर से ईंट दिया। अरे अरे, इमरान उसका हाथ पकड़ता हुआ कर रहा, ये मुझे आज मालूम हुआ है। रोशी ने कान छोड़कर कहा, तुम मुझसे इतने दिनों तक छुपाए क्यों रहे? तुम भी किसकी बातों में आई हो? इमरान हंसकर बोला। ये इमरान बोल रहा है, इमरान जिसकी कॉल ऑफ फेल का कोई एतबार नहीं। पिछली रात भी तुमने X2 का पैगाम देने के लिए कहा था, मुझे बताओ वरना। रोशी घूंसा उठाकर बोली। हाय हाय, इमरान बुखला कर पीछे हटा। बताता हूँ, हाँ मैं महकमा खारजा का सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर हूँ। अपने मातहतों के सामने नहीं आना चाहता, वरना वो कमबख्त मुझे चुटकियों में उड़ा देंगे। मेरी सूरत ही ऐसी है, किसी पर मेरा रौब नहीं पड़ सकता। लोग राह चलते मेरे शाने पर हाथ रखकर गुफ्तगू करते हैं। अगर अपने चेहरे पर रौब पैदा करने की कोशिश करता हूँ तो वो और ज़्यादा मुज़हिका खेस हो जाता है। टेलीफोन या ट्रांसमीटर पर X2 की आवाज़ सुनकर वो लोग बुरी तरह कांपने लगते हैं। लेकिन इमरान की जो दुर्गत उन्होंने पिछली रात बनाई थी अब तक याद है। ऐसी बेदर्दी से स्टेशन वैगन से खींचकर ज़मीन पर फेंक दिया था कि इमरान की बजाय कोई और होता तो उसकी हड्डियां और पसलियां बराबर हो गई होती। ये जूलिया कौन है? मर गई बेचारी, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। इसका क्या किस्सा है? रोशी ने पूछा। वो बेचारी कम से कम 95 साल की ज़रूर होगी। डॉक्टर स्टेपलर की नानी थी और इस कमबख्त ने उससे भी कैद कर रखा था क्योंकि वो उसकी फर्जी मौत के राज से वाकिफ़ थी। डॉक्टर स्टेपलर ने सोचा कहीं किसी पर ये राज जाहिर न करते, लिहाजा उसने उसे अपनी कैद में रख छोड़ा था। जूलिया नाम तो बड़ा खूबसूरत है। और क्या? इमरान सर हिलाकर बोला। मेरा दावा है कि जवानी में वो खुद भी बड़ी खूबसूरत रही होगी। हाँ लो चिंगम खाओ। इमरान उसे खुनकियों से देखता हुआ अपना सर खुजाने लगा। रोशी दूसरी तरफ देख रही थी। वो शायद अब भी जूलिया ही के मुतालिक सोच रही थी। Press the bell icon.